मच। आप मेरे जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए थैंक यू। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के पूरे क्वेश्चन को एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवाएंगे, साथ में आपको हम ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपको याद करने में थोड़ा सा फ़ायदा हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। इकोनॉमिक्स का ये सेशन है और इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगी। बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सबसे अधिक योगदान थर्ड का है, जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। 55% जो भाग है वो सेवा क्षेत्र का ही है। सेवा क्षेत्र में वो आते हैं जैसे कि आप सेवा करते हैं, आप वर्क करते हैं, तो ये सब चीज़ सेवा क्षेत्र में आती है। औद्योगिक में क्या आते हैं, कारखाने आते हैं। और कृषि में तो आप जानते ही हैं, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, सेल्टिकल्चर, डेयरी, खनन की क्षेत्र से संबंधित, ये प्राथमिक क्षेत्र से सब कुछ क्या है, ये सब क्या बता रहे हैं, कृषि के बारे में बता रही हैं। सर्वाधिक योगदान और कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित रोजगार क्रम से कैसे, देखो कृषि जो है रेड कॉलर जॉब है और फिर उद्योग क्या है, बोल सकते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब है, और सेवा क्षेत्र है वाइट कॉलर जॉब है। समझो ना कि सेवा जब हम देते हैं तो मतलब वर्क करते हैं वो वाइट रहेगा ना, जैसे समझो कि ये वाइट रहेगा, तो सेवा क्षेत्र जो है ये संबंधित है वाइट से। बात करते हैं कि रियल एस्टेट, बैंकिंग, संचार, लोक प्रशासन किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सब कुछ सेवा क्षेत्र से संबंधित, कृषि से संबंधित। भारतीय अवस्था में रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, कृषि को। सब अगर हमारे पास कृषि ही नहीं रहेगा, हमें खाना ही नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे। तो सबसे अधिक जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो भारतीय अवस्था में रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाता है। लगभग 46% रोजगार कृषि के थ्रू हमें मिलता है। सबसे अधिक रोजगार 46% जो रोजगार है वो कृषि के थ्रू ही है। भारत में सर्वाधिक एवं निजी भागीदारी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से उदाहरण है, मिश्रित व्यवस्था। देखो क्या है कि भारत में ना ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट अथॉरिटी है, मिक्स एंड अथॉरिटी इसमें है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो जो हमारा अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन के बारे में। हाँ एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पे बाकी अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब इनका नाम कैसे याद करें, देखो एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो एडम स्मिथ मतलब समझो कोई स्मिथ है, थोड़ा सा एडम मतलब बोल रहा है कि थोड़ा सा स्मिथ बनाओ, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को देखो, स्मिथ रहो, खुश रहो, ऐसा समझो ना। एडम स्मिथ ये कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी, द वेदर ऑफ नेशन, इनकी बुक का नाम है द वेथ ऑफ नेशन, ठीक है। इनकी बुक का नाम है द वेथ ऑफ नेशंस। अब बात करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में। ये हो गया। अब नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। इसके नेशनल जीडीपी के आधार पर भारतीय अवस्था का कौन सा स्थान है, तो जीडीपी के साथ भारत में चौथा स्थान में, पहले स्थान पे है हमारा यूएसए, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर हमारा इंडिया है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय का मापन किस संस्था द्वारा किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के मापन बहुत जरूरी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के थ्रू हमारी जो इनकम है और व्यक्ति कितने रुपए एक प्रति व्यक्ति आय है, ये सब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऐसा समझो ना, राष्ट्रीय आय संख्या गिन रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे संख्या, तो सांख्यिकी कार्यालय। NSO की स्थापना 2000 में किन दो संगठनों के विलय, मतलब किन दो संगठनों के जोड़ने से NSO की स्थापना हुई। देखो इसकी स्थापना NSO और CSO के थ्रू NSO की स्थापना हुई थी। NSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, NSO सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के थ्रू काम करता है। भारत में राष्ट्रीय आय मापन की मुख्य समस्या क्या है, असंगठित क्षेत्र की बहुलता, मतलब कि भारत में असंगठित क्षेत्र जैसे जनजाति के लोग कितने हैं, ये सब में थोड़ा कम्प्लेक्स आ जाता है कि थोड़ा जानने में दिक्कत होती है। तो असंगठित क्षेत्रों की बहुलता, अधिकता जो बहुत कम है, जो जानते ही असंगठित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, यह निम्न, मतलब हिंदू वृद्धि दर, सब लोग कहते हैं ना कि हिंदू वृद्धि निम्न आर्थिक वृद्धि से, मतलब हिंदुओं की जनसंख्या अब कम हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं निम्न वृद्धि दर का। हिंदू वृद्धि दर को निम्न दर किसने कहा था, राजकृष्ण ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। 1967 में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है।
हाल ही में राष्ट्रीय आय के लिए नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया था? हाल ही में राष्ट्रीय आय के लिए एक नया वर्ष 2022 से 2023 आधार वर्ष की समीक्षा हेतु कौन सी समिति बनाई गई है? आधार वर्ष की विश्वनाथ गोल्ड समिति, गोल्डर। देखो आधार वर्ष मतलब आधार गोल्ड, देखो असल में आधार, जब आधार कार्ड तुम चेंज करवाओगे तो गोल्डन मतलब पैसे लगेंगे, तो समझो गोल्डर, विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर समिति के थ्रू ये हो गया। अब बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय आधार वर्ष की समीक्षा है तो कौन सी समिति? विश्वनाथ गोल्डर समिति। भारत में सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सबसे अधिक जीडीपी है। यूपी का जीडीपी चौथा है, पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे यूपी है। भारत में सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति सबसे अधिक जो सिक्किम का है और दूसरा है बिहार का, और अंतिम से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, अब ये दो चैप्टर हो गया आपके। अब तीसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार हेतु भारत सरकार ने मुख्य उपाय क्या किए? तो कृषि विपणन प्रणाली के सुधार हेतु भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी व सार्वजनिक समर्थन मूल्य की स्थापना की। ठीक है, मतलब कृषि विपणन मतलब कैसे लोन लेना है ये सब के बारे में इसे बताया। कृषि न्यूनतम, देखो कृषि बात करते हैं न्यूनतम, भारत में कृषि विपणन प्रणाली के में सुधार हेतु भारत सरकार ने मुख्य उपाय क्या किए? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व सार्वजनिक विपणन प्रणाली पीडीएस। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? कृषि वर्ष फसल की अवधि 1 जुलाई से 30 जून है। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। भारत में जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान क्या है? जीडीपी का योगदान कृषि में 18% है। 18% कृषि का योगदान है। ऐसा समझो ना कि अब याद करने का तरीका देखो, कृषि ऐसा समझो तो क्या दिखना है? ऐसे करोगे तो ये 18 ही तो है, यहाँ लगा तो 18 हो जाएगा। तो क्या है कि भारत में जीडीपी में कृषि संबंधी क्षेत्र का योगदान 18%। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार है प्रदान करता है? लगभग 46%। भारत में कृषि कितने % लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 46% लोगों को। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। 1965 में ये तीसरा बोल सकते हो कि योजना था, थर्ड योजना जिसे बोल सकते हैं, 1965 है। और विश्व के है नॉर्मल बोरलॉन्ग मतलब बोरलॉन्ग, जैसे बोरलाओ मतलब समझ रहे हो ना कि बोर बनाओ बोरलॉन्ग। बात करते हैं कि हरित क्रांति सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम, उत्तर प्रदेश। पूर्व, पश्चिम, ये वाला सेट उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम एस गॉन्ड ने। हरित क्रांति के मुख्य स्तर क्या है? उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई एवं कृषि यंत्रीकरण। ठीक है, ये बोलता है कि अच्छा बीज लाओ, फर्टिलाइज अच्छा करो और अच्छा कृषि करो, मतलब उसका कृषि के लिए यंत्रीकरण, जो कृषि के लिए हम बोल सकते हो ठेसर उसका इसका यूज़ करें, और क्या बोलते हैं कि जैसे बोल सकते हो कि ट्रैक्टर का यूज़ करें, तो ये सब का यूज़ करने के लिए बोलेंगे। भारत में 100% जैविक खेती अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो 100% जैविक खेती मतलब जैविक खेती जो है सिक्किम में 2016 में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? सुभाष पालेकर। देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मेंसी के जनक, देखो क्या बोल रहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मेंसी, ये बोल रहा है कि हम पाल लेंगे। ठीक है, सुभाष पालेकर मतलब जीरो बजट से भी हम पाल लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि मेरे बेटे ने 1 रुपये भी नहीं कमाया लेकिन मैं उसको पाल लूँगा, तो जीरो सुभाष पालेकर। झूम खेती किससे संबंधित है? स्थानांतरण से। कृषि मुख्यतः पूर्वांचल। झूम खेती मतलब ये होता है कि एक जगह पे आपने कुछ चीज़ बोई और वो जगह अब योग्य नहीं रह गया तो 6-7 महीने के लिए उसको छोड़ के दूसरी जगह पे कृषि करना, वही झूम खेती कहलाता है। ठीक है, झूम खेती में किससे संबंधित है? स्थानांतरित या शिफ्टिंग से। कृषि मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में होता है। पूर्व प्लस उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर, मतलब इधर वाले क्षेत्रों में होते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। CACP 22 है। फसलों के लिए देखो बात करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो है वो 22 फसलों के लिए और के लिए एमएसपी देता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये 22 फसलों के लिए 22 फसलों के लिए एमएसपी देता है और एक के लिए FRP देता है। ठीक है, सर्वप्रथम किस फसल के लिए एमएसपी जारी किया गया था? गेहूं के लिए सबसे पहले एमएसपी जारी किया गया था। FRP फेयर एंड रिमोनेरेटिव प्राइस किस फसल के लिए जारी किए गए थे? गन्ना के लिए जारी किया 2009 से 2010 तक।
कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? मतलब कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कर्ज की व्यवस्था नाबार्ड करती है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। विशेष 1982 विशेष कृषि क्षेत्र सैज की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? सैज की स्थापना करने वाला राज्य है उत्तराखंड। खाद्यान्न की खरीदी, भंडारी व वितरण के लिए कौन सा एजेंसी उत्तरदायी होता है? भारतीय खाद्य निगम, FCI। ठीक है, FCI जो है ये इसके लिए डिपेंड करता है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड मतलब श्वेत से वर्गीज कुरियन जो है इसके है। नीली क्रांति के जनक कौन है? तो नीली क्रांति के जनक हरिलाल चौधरी हैं। हरिलाल चौधरी मछली, ये मछली से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, बात करते हैं कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? टिकाऊ कृषि विकास से। सदाबहार मतलब सदा तुम खुश रहो, सदा सुहागन रहो, तो ये जो है ये टिकाऊ कृषि से संबंधित है। धूसर ग्रे क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से है, धूसर ग्रे। ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोल और डीजल से। भारत की पहली कृषि संगठन कब? 1971। उत्तर प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? लगभग 0.76 हेक्टेयर। ये हो गया आपका इतने क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन भी हम लोग बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क अवसंरचना विकास से। कौन सा औद्योगिक कॉरिडोर जापान के सहयोग से विकसित किया गया? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में वैश्विक विनिमय। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग मतलब भारत में इंडिया का वैश्विक विनिर्माण करना। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 1948। LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति कब लागू की? LPG 1991 में। समझो ना, LPG 1991। 1956 में औद्योगिक नीति के उद्योग को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? मतलब 3 श्रेणी में आपको बता दिया है मैंने। 1950 में औद्योगिक नीति के उद्योग में 3 श्रेणी। भारत में कोर इंडस्ट्री की कुल संख्या कितनी है? तो ये कुल 8 है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, भारत में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? भारत में औद्योगिक उत्पादन के नापने वाला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IRP। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IRP। भारत में औद्योगिक नीति कब बनाई गई? उद्योग औद्योगिकरण व्यापार समर्थक विभाग, DIIT। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? MRTP अधिनियम 1969। MSME निवेश सीमा क्या है? सूक्ष्म मतलब कि MSME जो है इसका सूक्ष्म जैसे 2 से 3 करोड़ मूल्य और लघु के लिए 25 करोड़, मध्यम के लिए 150 करोड़। औद्योगिक क्रांति 4.0 किससे संबंधित है? स्मार्ट एंड डिजिटल तकनीक से। भारत में सर्वाधिक सेज किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बात किए थे? यहाँ पे हम लोग बात किए थे विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला राज्य उत्तराखंड है। और ये जो है हो सकता है कि भारत में सेज नीति कब अपनाई गई? ये 2000 में सेज अधिनियम कब पारित किए गए? 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विनिर्माण उद्योग। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? विनिर्माण उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे पुराना उद्योग वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य है तो गुजरात है। पता है गुजरात मतलब कि ऐसा समझो ना कि गांधी जी गुजरात से थे, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत में कागज उद्योग सबसे अधिक कहाँ विकसित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग सबसे। कागज जो है भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइन कहाँ है? ये असम में है, डिगबोई में, 1901 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO 1907। वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 14 महारत्न कंपनियां। 14वां महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAI। अब बात करते हैं कि अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो चिंता मत करिए, हम आपके पूरे क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, याद करा रहे हैं। बात करते हैं कि राजकोषीय नीति व बजट। भारत में बजट का प्रयोग किसे माना जाता है? जेम्स विलियम ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? RR सुखमंडी चड्डी ने, प्रथम वित्त मंत्री। भारत किस वर्ष रेल को आम बजट में आता है? भारत 2017 में। विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर। विवेक देबराय, देबराय मतलब कि दाब देते हैं, मतलब अगर तुम रेल में जा रहे हो और नीचे आ जा रहे हो तो तुम्हें दाब दिया जाएगा, ऐसा समझ लो। सरकार की आय व्यय से संबंधित विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में? आय से संबंधित 112।
वार्षिक वित्तीय विवरण विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया था? 2001-114। भारत में जेंटल बजटिंग कब शुरू किया गया? जेंटल बजटिंग 2005 से 2006 तक। सरकारी व्यय में मित व्यय हेतु कौन सा बजट प्रस्तुत किया गया? शून्य आधारित बजट। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? सरकार के कुल उधार के बराबर होता है। ब्याज का भुगतान किस प्रकार का व्यय है? ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय है। लेखानुदान कब पेश किया जाता है? बजट पारित होने के विलंबन होने पर अनुच्छेद 116 में। मतलब जो अगर बजट पारित होने में विलंब होती है तो इसके लिए 116वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना होता है? 41%। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो होता है 41%। भारत सरकार ने बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? 53.47 करोड़। सरकार का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? उधार। सबसे ज़्यादा आय स्रोत लगभग 24%। बजट के सर्वाधिक कर राजस्व में कितना प्राप्त होता है? आयकर। जीएसटी के माध्यम से कुल आय का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? जीएसटी के माध्यम कुल आय का 15%। बजट के आधार में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है? राज्यों का हिस्सा। रक्षा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 11%। सबसे अधिक धन किस मंत्रालय को आवंटित होती है? रक्षा मंत्रालय। FBRM एक्ट कब पारित किया गया? 2003 में। BM मतलब समझो ना, RBM मतलब बर्थडे, तो मेरा बर्थडे से मतलब BM मतलब मेरे बर्थडे से एक साल पहले, वैसे समझ लो 2003। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति। जीएसटी किस प्रकार का कर? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्यों है? क्योंकि इसमें सीधा नहीं लिया था, जनता के सामान जो लेता है। जैसे मैं ये पेड़ ली ना, तो इसमें भी 1% है, 2 रुपया 3 रुपया जीएसटी लगा होगा, तो मैं भी जीएसटी को अप्रत्यक्ष, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जीएसटी दे रही हूँ, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली देना पड़ रहा है। सामान लोगे तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन किया हुआ है? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। IGST कौन लगाता है? केंद्र सरकार। GITIN कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का। GSTIN में 9 कोड किस राज्य का होता है? उत्तर प्रदेश का। 9 कोड। ई-वे बिल कब अनिवार्य किया गया? 50,000 या अधिक के लिए। GST नेटवर्क क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। संपत्ति पर कौन लगाता है? संपत्ति पर कौन लगाता है? स्थानीय विकास। बिना कानून कर नहीं किस अनुच्छेद में है? बिना कानून कर नहीं, आर्टिकल 265 में। ये आता है एग्जाम में 265। कर मुक्त आय सीमा क्या है? 12 लाख। मतलब 12 लाख तक अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें क्या बोलते हैं कि कर नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश हुई? केसी नियोग समिति के। नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया? योजना आयोग को। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष व CEO कौन है? सुमन बेरी व निधि ढिब्बर। नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने लिया? हेराल्ड डोमर मॉडल। गरीब उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? 5वीं वर्ष। देखो गरीब ऐसे दे दो तो 5 हाथ खुला रहता है ऐसे ना। रोलिंग प्लान अनवरत योजना का समय काल क्या है? 1970 से 1980। योजना आयोग वार्षिक आयोग का समय काल क्या है? योजना आयोग का 1966 से 1969। वार्षिक आयोग को 1990 से 1992। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय? तीसरे पंचवर्षीय योजना। 11वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक समावेशी विकास, अधिक इनकम करना। 12वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र समावेशी व सतत विकास। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ किया गया? 1979। जवाहरलाल नेहरू योजना, इंदिरा आवास योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1985 से 1991। मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 8वीं पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत? प्रथम पंचवर्षीय योजना। काम के बदले काम योजना 1977 के बाद में किस योजना से सम्मिलित हो गया? NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 1980। अब बात करते हैं कि केंद्र व उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व योजना मनरेगा कब लागू किया गया? जनवरी 2006 में। मनरेगा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। VB ग्राम के अंतर्गत कितने राज्य दिवस गारंटी देता है? 125 दिन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। NFSA के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आच्छादित है? ग्रामीण 75%, शहरी 50%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण यंत्र योजना कब शुरू किया गया? 2020 में। प्रधानमंत्री जनरल योजना कब शुरू किया गया और उसका उद्देश्य क्या? 2014 में। वित्तीय समावेश में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? 2014 में। डिजिटल इंडिया मुद्रा योजना एवं अटल पेंशन योजना
किस वर्ष शुरू किया? 2015 में। मुद्रा योजना के अंतर्गत न्यूनतम एवं अधिकतम ऋण सीमा क्या है? न्यूनतम 50,000 से 20 लाख तक। स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया? 2016 में। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित? गरीबी महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया? 2016 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया? 2018 में। बात करते हैं कि आयुष्मान भारत में लगभग 5 लाख तक का। सौभाग्य योजना कब शुरू की? 2017 में। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया? उसका उद्देश्य 2015 में। सीमा सभी को आवास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया? 2015 में। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ और उसका उद्देश्य 2019। हर घर नल से न जल। पीएम किसान सम्मानित निधि कब शुरू किया गया? 2019 में। पीएम किसान के तहत कितनी राशि मिलती है? 60,000 वार्षिक। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? पीडीएस पोर्टेबिलिटी। नई राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्ति कब लागू किया? 2020 में। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। अग्निपथ योजना की क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय से संबंधित? वैश्विक विकास व उद्यमिता मंत्रालय। मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कोचिंग। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? कोविड अनाथ बच्चों की सहायता। सेवा योजना इसका संबंध है। पीएम मुफ्त स्मार्टफोन टैबलेट योजना कब शुरू की गई? 2021 में। डिजिटल शिक्षा। एक जनपद एक उत्पादन कब शुरू हुआ? 2018 में। मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं को सहायता। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जन शिकायत निवारण। प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसके बारे में बात करते हैं। ये अभी आपको सिर्फ इतना और पढ़ना है। भारत में गरीबी का आकलन किस संस्था द्वारा किया था? नीति आयोग। गरीबी मापन का सर्वोच्च पैमाना क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में सबसे पहले गरीबी का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। तेंदुलकर समिति ने गरीबों का आकलन किस आधार पर किया? एमपीसी मासिक प्रति व्यक्ति आय उपयोग। रंगराज समिति का गठन कब हुआ? 2012 रिपोर्ट 2014। रंगराज समिति के अनुसार गरीबी रेखा क्या है? ग्रामीण में 972, शहरी में 1407। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा क्या है? ग्रामीण का 116 और 1000 प्रतिमाह शहरी का। और अलग समिति के अनुसार गरीबी किस आधार पर तय की जाती है? पोषण तत्व के। भारत में सर्वाधिक या न्यूनतम गरीबी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गरीबी वाला बिहार है, सबसे कम गोवा है। एमपीआई का रिपोर्ट भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग। एसडीजी में गरीबों का उन्मूलन किस क्रम में होता है? प्रथम लक्ष्य। आय विषमता मापने के लिए कौन सी विधि है? लॉरेंज ब्रग एवं गिनी गुणांक। भारत में बेरोजगारी का आकलन किस संस्था द्वारा होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ। मतलब गरीबी जो है इसी के थ्रू मतलब कि ऐसे हो जाते हैं। PLES का प्रारंभ हुआ तो 17 में। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का कारण क्या है? व्यापक चक्र। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? नौकरी परिवर्तन। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तकनीकी परिवर्तन व कौशल की कमी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? काम न करना चाहना। बेरोजगारी मापन की कितनी विधियां हैं? 3 है। बेरोजगारी संबंधित मुख्य समिति कौन सी है? दांतेवाला समिति और भगवती समिति। मुद्रा और बैंक, मनी एंड बैंक। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रीकरण हुआ? मतलब नोटबंदी 3 बार। 1946, 1976 और 2016। 2016 मुद्रीकरण में 500, 1000 के नोट कुल प्रचलन का कितना प्रतिशत था? 86%। विमुद्रीकरण के प्रमुख लाभ क्या है? काला धन नियंत्रण, जाली नोटों का नियंत्रण, कर समाप्त आधार पर वृद्धि। महंगाई नियंत्रण और विमुद्रीकरण का आधार किसने पास किया? केंद्र सरकार ने। अवमूल्य का क्या अर्थ है? अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना। भारत में अवमूल्य कितनी बार हुआ है? 3 बार। नोट जारी करने का आविष्कार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। सिक्के जारी करने वाला अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य तक के नोट जारी कर सकता है? 10 लाख। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना किसके सुझाव पर हुई थी? हिल्डन यंग आयोग के थ्रू। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। एमआरएस में न्यूनतम राशि कितनी होती है? 200 करोड़। एमआरएस में 150 करोड़ किस रूप में होते हैं? स्वर्ण रूप में। भारत में पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कुल आरआरबी कितने हैं? 28 है। आरआरबी में हिस्सेदारी अनुपात क्या है? 50, 15, 35।
एमपीसी कितने सदस्य होते हैं? 6। मौद्रिक नीति वर्ष में कितनी बार जारी होती है? 6 बार। रेपो दर बढ़ाने में क्या होता है? तरलता कम होता है। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। महंगाई किससे मापी जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। मुद्रास्फीति कौन सा मापन है? एनएसओ। आरबीआई का मुद्रणीकरण क्या होता है? 4% +-2। एनपीसी का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 2008 में। अब यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? अनफिल्ड पेमेंट इंटरफेस। एटीएम और यूपीआई का संचालन कौन करता है? एनपीसीआई। भीम ऐप को पूर्ण रूप क्या है? भीम रूप का भारत इंटरफेस ऑफ मनी। ई रूपी कब जारी किया गया? 2022 में। पेमेंट बैंक किस समिति का सिफारिश पर बने हैं? नचिकेता मोर समिति का। नाबार्ड कब बना और उसका उद्देश्य क्या था? 1982 में कृषि वित्त। सिडबी कब बना और मुख्यालय क्या है? 1990 लखनऊ। एनएचबी कब स्थापित हुआ? 1988 में। अब फाइनेंस मार्केट के बारे में बात करते हैं। सेबी का पूर्ण रूप क्या? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में शेयर बाजार एवं म्यूचुअल फंड का नियामन कौन करता है? सेबी। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? मधुबी पुरी बुज। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सप्रेस। बीएसई का सेंसेक्स कितनी कंपनियों पर आधारित है? 30 कंपनियों। आईआरडीए का स्थापना हुए कौन मुख्यालय करता है? 1999 हम हैदराबाद। बीमा कंपनी का नियामक कौन है? आईआरडीआई। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। साधारण बीमा को राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारत में पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी थी? यूनिट ट्रस्ट कंपनी। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों। विदेशी व्यापार। भुगतान संतुलन क्या है? सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण। एफडीआई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा क्या है? 10 पर। अरविंद मायाराम समिति किससे संबंधित है? एफडीआई व पीआई से। एफपीआई किस प्रकार की निवेश है? अल्पकालीन निवेश। भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में आता है? सिंगापुर में। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई आता है? सेवा क्षेत्र में। एफईआरए का पारित 1973 में। एफईआरए के स्थान पर कौन सा कानून लाया गया? फेमा का उद्देश्य क्या? विदेशी व्यापार को सरल बनाना। भारत में सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी देश कौन सा है? अमेरिका। भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? पेट्रोल उत्पादन। भारत का प्रमुख आयात क्या है? कच्चा तेल। आईएमएफ और विश्व बैंक किस समझौते से बने हैं? ब्रेटन वुड्स समझौते। आईएमएफ एवं विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन जीडी। आईएमएफ के वर्तमान मुख्य कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ के किसे प्रतिस्थापित किया गया? गैट को। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा। डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक कौन है? तो ये है न्यूर्जो आर्कोनो इवेला। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी। भारत का एचडीआई रैंक क्या है? 130वां। जीएचआई कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड। एसडीजीएस कब अपनाया गया? 2015। इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। If you like this video, please subscribe my channel. Thank you so much for watching video. Jai Shri Ram.